हेलो बच्चों, मेरा नाम है शांतनु चौधरी। और अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सीख रहे हैं काइनेमेटिक्स। और हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से समझेंगे, इसकी थ्योरी को समझेंगे, इसमें जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं उसे समझेंगे, और क्वेश्चंस के अंदर जो अभी तक पूछे गए हैं और जो हमसे पूछा जा सकता है एक्सपेक्टेडली, उसके अंदर हम कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं, कैसे उसको आसानी से कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक्स लगा सकते हैं, कौन से फॉर्मूलाज को सीधा लगा करके हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखिए, अगर आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है तो एक्चुअली जो आप अपने स्टेप्स काउंट करते हैं, जो चलते हैं जिस तरीके से, एक्चुअल में जो आप पाथ लेते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस कुछ इतना हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये है कि डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता ही है, वो कभी भी घट नहीं सकता। तो यहाँ पर कभी ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया उन्होंने डिस्टेंस और यहाँ दे दिया टाइम। तो अगर ये ग्राफ ऐसे ऊपर गया तो सही है, बट अगर ये नीचे आया तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। वहीं डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखता है और उसे एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता है। इसका डायरेक्शन यहाँ पर डिफाइन करना होता है, जिसका डायरेक्शन होता है इनिशियल से फाइनल की ओर। ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए कि अगर आप सर्कल में हैं, सर्कल में घूम रहे हैं, तो अगर आप दोबारा सर्कल में घूम के वहीं आ जाएंगे तो जो आपका है डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा 0। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी और स्पीड। तो इसमें एक लाइव एग्जांपल से समझाया जा रहा है। जैसे कि हम एक कार के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर आपने अपना गैस पेडल दबाया। गैस पेडल मतलब आपने यहाँ पर स्पीड ले ली। तो आपके स्पीडोमीटर में कुछ ऐसा आ रहा होगा कि 60 किलोमीटर पर आवर से अगर हम चल रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर से अगर हम चल रहे हैं, और यहाँ पर है डायरेक्शन। तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर जो है इसके अंदर वो है स्पीड, और अगर 60 किलोमीटर पर आवर के साथ डायरेक्शन भी बताया जाए आपको, तो वो कहलाता है वेलोसिटी। स्पीडोमीटर प्लस कंपास इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। ठीक है। तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए तो उसे अपन बोलते हैं स्पीड, और अगर दोनों चीजें बोली जाए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहीं पर आता है आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो ये वाली जो स्पीड और वेलोसिटी है, ये है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। और वहीं अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करी जाए, एवरेज मतलब जिसमें टाइम का कंसिडरेशन ज्यादा होता है, लंबे समय की बात होती है, जैसे यहां से लेकर के आप बहुत दूर तक जा रहे हो तो समय भी ज्यादा लगेगा और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा ही होगा। तो उस केस में इसके लिए एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या क्या है कि एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, और ये वेक्टर होता है अपॉन टाइम टेकन टू चेंज इट। ठीक है। वेलोसिटी क्या है, जैसे कि अगर इस एग्जांपल समझा जाए, जैसे आप गैस पेडल को दबाते हो तो आपकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसे हम स्पीड बोल रहे हैं, ये जो वैल्यू है जो बढ़ने लगेगी। अगर वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगा। दूसरा एक तरीका और है वेलोसिटी बदलने का, कि अगर आप ब्रेक पेडल दबा दो, अगर आप ब्रेक पेडल दबा दोगे तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसे स्पीड बोलते हैं, वो घटने लगेगा, 60 से 50 हो जाएगा। तो वहीं पर क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड घट रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ भी है। तो एक्सेलरेशन यहाँ भी है और एक्सेलरेशन यहाँ भी है। इस एक्सेलरेशन को अपन रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक चीज समझिएगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे देखा जाता है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, लेट अस से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, जैसे कि इस केस में, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा, ये आगे की तरफ ही होगा। और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपका आपने ब्रेक दबा दिया, तो आपका एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में कंसिडर किया जाएगा। अगर v पॉजिटिव है तो a नेगेटिव है। इस केस में अगर v पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव ही है। तो इसी तरीके से हम फ्री फॉल के अंदर क्या करते हैं, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो इस केस में आपकी स्पीड घटने लगती है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है नीचे। देखिए, v ऊपर g नीचे, ऑपोजिट अगर होंगे तो स्पीड घटेगी। जब ये ही बॉल नीचे आती है, जब ये बॉल नीचे आती है तो v भी नीचे होता है और g भी नीचे होता है। इस कारण से स्पीड बढ़ने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी जो बेसिक डिफरेंशिएशन वाला पार्ट यहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर यह है कि अगर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें v मिलेगा, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a मिलेगा। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, तो लिखा जाता है v कैसे मिलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
वहीं अगर एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो वो हो जाएगा v का डिफरेंशिएशन मतलब dv बाई dt। सही है। इसका उल्टा, अगर मुझे x से v चाहिए तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, b से फिर a चाहिए तो मुझे फिर अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पर अगर मुझे a से b चाहिए, उल्टा चाहिए, तो मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो x से v से a, तो हो गया डिफरेंशिएशन का रास्ता, और a से v इंटीग्रेशन, v से x अगेन इंटीग्रेशन। तो लेट अस से मेरे को अगर x निकालना और v गिवन है, तो मैं v का इंटीग्रेशन करके आंसर निकालूंगा, v का इंटीग्रेशन करके आंसर मैं यहाँ पर निकालूंगा। अगर मेरे को a से x पे जाना है, a से v पर जाना है, तो मैं v को निकालने के लिए a का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। आई थिंक आप इस बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है, वेलोसिटी का हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कुछ समय तक हमने वेलोसिटी को बढ़ाया, ठीक है, उसके बाद हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा और उसके बाद हमने रिटार्ड करके इसे जीरो कर दिया। तो आपको इसके अंदर काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस पे नहीं जाना है, बल्कि आपको इसे ग्राफ से करना है। अगर वीटी ग्राफ अगर किसी क्वेश्चन में बन सकता है, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें उसे ग्राफ से ही करना है। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन, क्यों? क्योंकि स्लोप इज गिवन बाय dy बाय dx। यहाँ पे y की जगह b है, x की जगह t है, तो a हो जाएगा dv बाई dt। dv बाई dt क्या होता है, a ही होता है, इस वजह से इसका स्लोप होता है एक्सेलरेशन। और इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, एरिया में इंटीग्रेशन से मिलता है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन v dt देखूंगा, तो ये हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, और मैं इसके स्लोप से एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन कर लूंगा, अगर गिवन होगी तो उसे मान लूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली बात ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तभी ये इक्वेशंस को लगाया जा सकता है। कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये सब वेक्टर इक्वेशंस हैं। आपको बस प्लस माइनस साइन रखना है। आपको v और a का मैंने आपको बताई दिया साइन कैसे देखना होता है। ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे ये भी वेक्टर है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस निकालने का हमारी कोई इक्वेशन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट से ही हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी क्वेश्चन में। ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इक्वल टू टू यू स्क्वायर ए डॉट एस, ये ए डॉट एस होता है। यहाँ पर ए और एस को आप विथ साइन लिखेंगे, तो अपने आप ये डॉट लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पर हम देखें कि जब हम फ्री फॉल पढ़ते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाता है कि फर्स्ट ड्रॉप जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, और उस समय फोर्थ ड्रॉप यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल मतलब उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, जिसे हम माइनस जी मान लेते हैं, और यू जीरो होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ड्रॉप मतलब आपने उसको छोड़ा होना चाहिए। तो जो वो चीज है वो हर इक्वल टाइम इंटरवल, हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो जिस रेशियो में डिस्टेंस चलती है वो होता है 1:3:5:7:9, ऐसे ऐसे ऑड में चलता जाता है। तो इस कंसेप्ट को अगर हम यहाँ यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ड्रॉप है जो कि हर एक सेकंड में यहाँ से निकल रही है नल से, या फिर हर 4 सेकंड में भी निकल सकती है, हर 10 सेकंड में भी निकल सकती है, और 20 सेकंड में भी निकल, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंसेस ये कवर करेगी ड्रॉप, ये इस रेशो में चलेगी। तो लेट अस से जैसे आपकी फर्स्ट ड्रॉप जब यहाँ पहुंची होगी, तो उस समय सेकंड ड्रॉप यहाँ, फिर जब फर्स्ट ड्रॉप इधर आ जाएगी तो सेकंड यहाँ आ जाएगी, थर्ड यहाँ आ जाएगी। फर्स्ट ड्रॉप जब यहाँ जाएगी, सेकंड यहाँ आ जाएगी, थर्ड यहाँ आ जाएगी, या फोर आ जाएगी। जितनी भी ड्रॉप्स आपको बनानी हो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बना लीजिए, और इस डिस्टेंस को, पहले वाले डिस्टेंस को जो है, पहली ड्रॉप से इधर वाले को हम x मान लेंगे, इस वाले को 3x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, और इन सबको जोड़ करके ये टोटल डिस्टेंस लिख देंगे जो हाइट दे रखी होगी, और वहां से x की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी ड्रॉप का। जैसे आपसे पूछ लिया गया सेकंड ड्रॉप यहाँ पर है, तो सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से पूछा जाएगा तो उस हिसाब से निकाल लेंगे, यहाँ से पूछा जाएगा तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 2D मोशन। 2D मोशन में सबसे पहला पार्ट आता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D मोशन, सबसे पहली बात तो ये है कि हम 2D को एक साथ नहीं पढ़ते हैं, हम 1D प्लस 1D इस 2D बोलते हैं। मतलब हम एक्स एक्सिस का मोशन अलग पढ़ेंगे, वाई का अलग पढ़ेंगे, और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो होता है हमारा टाइम। तो मैं इसको समझाने के लिए कैसे बोल रहा हूँ, अगर हम एक बॉल को, अगर हम ऐसे फ्री फॉल कराते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे गिरेगी सीधा। ठीक है, वहीं अगर हम एक बॉल को किसी हाइट से, उसी हाइट से अगर हम उसको सीधा फेंकते हैं, तो उसमें दो मोशंस होंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में भी वो आगे जाएगी और वाई में वो नीचे आएगी। कहने की बात यह है कि वाई डायरेक्शन में वो वैसा ही बिहेव करेगी जैसा कि इस केस में कर रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड पे उसको यहाँ होना चाहिए था, तो वो यहाँ ही है, इतना ही वाई में नीचे गिरी है। 2 सेकंड में उसे यहाँ होना चाहिए था, तो 2 सेकंड में वो उतना ही नीचे गिरी है।
ऐसे ही एक्स के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्स में बस वो आगे बढ़ रही है और वाई में जो उसे फ्री फॉल करना था वो कर रही है। दोनों का मोशन जब कंबाइन करेंगे तो हमें दिखाई देगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, तो यहां से हमने ऐसे तोप का गोला ऐसे फेंका तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ये जो पाथ है ये पैराबोलिक होता है, ये आगे अभी हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इसे करना क्या है भैया, वाई के अंदर क्या होता है, ग्रेविटी लग रही होती है। तो ये क्या करेगा, जैसे हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो पहले वो उसकी स्पीड घटती है ऊपर जाते हुए, फिर वो रुकता है, घटते घटते वी जीरो हो जाता है, और फिर वो नीचे की तरफ आने लगता है, फिर स्पीड बढ़ने लगती है। तो वाई के अंदर आप देखिए इसके साथ कुछ वैसा ही हो रहा है, ये ऊपर जाएगा फिर ये रुक करके फिर नीचे आएगा, क्योंकि एक्स में भी इसका कंपोनेंट आ जाएगा। इसको अगर हम थीटा माने तो एक्स में भी कंपोनेंट आ जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन में ये सिर्फ आगे बढ़ेगा। तो इन दोनों का अगर मोशन कंबाइन कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ये वाली जो हाइट होती है इसे एच मैक्स बोलते हैं। ये जितनी दूर जाकर के गिरता है इसको अपन रेंज बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि आपका जो है एक्स के अंदर एक्सेलरेशन जीरो होने के कारण वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऐसे कुछ ले रहा हूँ डायग्राम आपका, ये आपने यू से फेंका है और ये थीटा यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल से नाप रहे हैं। तो एक्स में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा, और वाई में कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा। तो यू कॉस थीटा और यहाँ पर आ गया यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, और ये एक्सेलरेशन है माइनस जी, को नीचे वाले डायरेक्शन को अपन माइनस पकड़ के चलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या लग जाएगा, सीधा स्पीड इंटू टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको ये पूरी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाला टर्म भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर माइनस जी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप जो हाईएस्ट पॉइंट होता है जहां पर हम एच मैक्स देख रहे होते हैं, इसको अपन एपेक्स बोल देते हैं या हाईएस्ट पॉइंट बोल देते हैं। इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर वी वाई आपका जीरो हो जाता है। वी वाई यहाँ पर जीरो हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ एक्स में वेलोसिटी बचती है, जो कि हो जाती है यू कॉस थीटा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान देने की यहाँ पर यह है कि जब ये पार्टिकल सेम हाइट पर पहुंचेगा तो ये सेम एंगल पे गिरेगा। जैसे इस एंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो एंगल है आपका, ये थीटा है, ये एंगल यहाँ पर थीटा है, तो ये एंगल भी आपका, जो मैं यहाँ डायग्राम बना था यहाँ बना रहा हूँ, ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये यू कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा ही रहेगा। सेम वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से क्या, सेम स्पीड से यहाँ पर ये गिरेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर हमने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जाएं तो हम जो फ्री फॉल वाला पार्ट पढ़ते हैं 1D के अंदर, जब हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं फिर वो नीचे आती है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है 2u/g। u की जगह यहाँ पर मैंने यू वाई ले लिया और y कंपोनेंट u का है यू साइन थीटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2u sin θ/g। तो आप इस फॉर्म में भी याद रखें और इससे ये वाला फॉर्म तो बन ही जाता है। एच का फॉर्मूला, जो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है फ्री फॉल में, जब हम ऊपर फेंकते हैं सीधा, तो वो होता है u²/2g। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, y के अंदर सिर्फ u sin थीटा, पूरा का पूरा u y में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा टेढ़ी फेंकी है तो y में कुछ कम कंपोनेंट आ रहा है उसका, तो u² sin² θ/2g हो जाएगा। यही आप देख सकते हैं कि थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू 90 पुट करोगे तो एच भी मैक्सिमम होगा। तो अगर आपको किसी चीज को सबसे ऊंचा फेंकना है तो आप उसे थीटा 90 पे फेंकिए। यही रेंज का फॉर्मूला, क्योंकि एक्स के अंदर निकालेंगे रेंज तो हम निकाल देंगे स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या हो जाएगी एक्स में, यू एक्स, जो कि हो जाएगी यू कॉस थीटा। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से पुट कर लेंगे 2u sin θ/g। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है, अगर याद करना हो तो u² 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा u² sin 2 θ/g। यहाँ से हमें एक बात और समझ में आती है कि थीटा की जगह अगर मैं 90 माइनस थीटा पुट कर दूंगा ना इस फॉर्मूले में, तो होगा क्या, होगा ये कि हमारा साइन थीटा तो cos थीटा में बदल जाएगा और cos थीटा sin थीटा में बदल जाएगा, तो रेंज सेम ही रहने वाली है। तो इसको आगे जाकर के अभी अपन देखते हैं। ठीक है, एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करके बताया, वी एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, वी वाई हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ये घटेगी चेंज होगी, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, जो कि हम कहाँ पे लगाते थे, हमारे फ्री फॉल में लगाते थे। नेट वेलोसिटी अगर किसी समय पे निकालनी है तो वी एक्स भी देखना पड़ेगा और वी वाई जे कैप में हो जाएगा। इंक्लिनेशन एंगल, जैसे कि अगर मान लो मेरे को किसी पॉइंट पे देखना है कि भाई ये इनिशियल जहां से मैंने फेंका है और जहां पर वो है, अगर उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ूं और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनेगा, वो tan अल्फा बोल दिया मैंने, अल्फा को tan अल्फा निकाल रहे थे। tan अल्फा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी वाई और ये हो जाएगा वी एक्स। तो tan अल्फा हो जाएगा वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई तो आपको पता ही है टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, वी एक्स कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप ध्यान से इस बात को कि ये जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और ये वाला जो एंगल जिससे हम इसे फेंकते हैं, है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये अलग अलग होते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप जैसे हाईएस्ट पॉइंट का अगर आप देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन,
तो यहाँ पर अगर ये अल्फा एंगल बोल रहे हैं तो टेन अल्फा हो जाएगा एच मैक्स अपॉन दिस डिस्टेंस विल बी बाय सिमेट्री आर बाय टू। तो टेन अल्फा हो जाएगा एच बाय आर बाय टू, तो ये हो जाएगा टू एच बाय आर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि हमें अगर एक्स और वाई में रिलेशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम जो इक्वेशंस हमारी होती हैं उससे इसको डिराइव कर लेते हैं, और यहाँ हम देखते हैं वाई और एक्स में इस तरीके से रिलेशन निकल रहा है। तो ये हमारे कई क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर देता है। जहां पर भी हमें वाई और एक्स में रिलेशन चाहिए होगा, या हमें एक्स पता होगा वाई निकालना होगा, वाई पता होगा एक्स निकालना होगा, और टाइम वगैरह पता होगा, थीटा वगैरह पता होगा, तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं एक्स tan थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाय आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि अगर हम प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट करते हैं, अगर हम सीधा फेंकते हैं, तो आपको पता है कि एक्स के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वाई में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी वाई में जीरो है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ जीरो वेलोसिटी से छोड़ते हैं तो वो नीचे स्पीड उसकी बढ़ती जाती है। तो टाइम निकालने के लिए हम वाई में जाएंगे, तो वो हमने ऑलरेडी जो है अपना फ्री फॉल वन डी वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर पड़ा होता है, रूट टू एच वाई जी आ जाता है। और अगर हमें रेंज निकालनी है तो वही स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है एक्स में यू पूरी की पूरी, और अगर हमें किसी टाइम पर भी स्पीड निकालनी है तो वी इज इक्वल टू वी वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई तो आपका जीरो है, ए वाई टी हो जाएगा जी टी या माइनस जी टी इस डायरेक्शन में, और ये स्पीड निकालने के लिए रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आप किसी हाइट से टेढ़ा फेंकते हैं, टेढ़ा अभी तो आपने सीधा फेंका था, अगर आप टेढ़ा फेंकते हैं तो अगेन एक्स में तो वेलोसिटी है ही, यू कॉस थीटा हो जाएगी एक्स में वेलोसिटी, और वाई में जो पहले जीरो थी इस बार वो यू साइन थीटा हो जाएगी। तो आपसे ना कई बार टाइम पूछा जाता है, तो बच्चा क्या करता है, यहां से यहां तक का निकालता है, फिर यहां से यहां तक का निकालता है। आप दो पार्ट में से ना करें, आप इस इक्वेशन से इसे सीधा कर लें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हो जाएगा आपका माइनस एच, क्योंकि आप इसको ओरिजिन मान के चल रहे हैं तो इससे नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। वाई में यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे टी के अंदर क्वाड्रेटिक आएगी, दो आंसर्स आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो पॉजिटिव वाला होगा वो आंसर सबसे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये पूरा मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे फॉर्मूलाज के अंदर प्रोजेक्टाइल के आगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, जो हमने बात करी थी थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होती है, तो 30 और 60 डिग्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो रेंज होती है वो सेम होती है, पर दोनों का टाइम अलग अलग होगा, हाइट अलग अलग होगी। और रेंज मैक्सिमम करनी तो उस फॉर्मूला में साइन टू थीटा आया था, तो थीटा को 45 रखूंगा तो साइन 90 फिर मैक्सिमम वैल्यू देगा, 45 के लिए रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहीं पर आप देखिए बेटा, रेंज और एच मैक्स के अंदर एक बढ़िया सा रिलेशन है, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू फोर एच बाई आर, यहाँ पे लिखा हुआ tan थीटा इज इक्वल टू फोर एच बाई आर। और कई बार आपको एच और आर को बराबर करने के लिए बोल दिया जाता है क्वेश्चन में कि एच और आर बराबर है, तो उस आंसर को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू फोर। tan थीटा फोर कब होता है, जब थीटा 76 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, हमारे रिलेटिव मोशन पे। रिलेटिव मोशन में सिंपल सी बात यह है कि हम अगर एक स्टिल चीज पे चल रहे हैं, और लेटर से किसी की स्पीड है 2 माइल्स पर आवर या 2 किलोमीटर पर आवर, वही अगर मान लीजिए, सॉरी उल्टा हो गया है, अगर हम स्टिल चीज पे चल रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर से, और अगर हम किसी ऐसी बेल्ट के ऊपर खड़े हैं जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, वहीं अगर ये बच्चा इसके ऊपर खड़े होकर के 3 किलोमीटर पर आवर चलेगा, तो ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी और ये 5 किलोमीटर पर आवर से चलने लगेगा। ठीक है, जैसे कि एयरपोर्ट्स के ऊपर ऐसे हमारे पास वो जो होती है, ऐसे एक बेल्ट होती है, वो भी चल रही होती है और हम उसके ऊपर चलने लगते हैं, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो बेसिक है वो ये है कि दोनों में से हमें एक को ऑब्जर्वर बनाना होता है, और जिसे हम ऑब्जर्वर बनाते हैं उसे हम रोक देते हैं। तो रोकने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे बी को ऑब्जर्वर बनाना है, तो मैं बी को रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दूंगा। अब ये रुक गया है, ये बन गया ऑब्जर्वर, पर जो आपने इसे रोकने के लिए करा है, इस डायरेक्शन में उल्टा वी भी लगा दिया आपने, इस वीबी का उल्टा लगा दिया यहाँ पे, वही आपको इसे देना पड़ेगा, माइनस वीबी आपको इसे देना पड़ेगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो होगी वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये 3 4 5 वाला अगर ट्राइंगल बनता है, ये तो एक एग्जांपल है कि इसके ऐसा भी ट्राइंगल बन सकता है। तो 3 4 5 वाला अगर ट्राइंगल बनता है तो याद रखिए कि 3 के सामने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा 37 होता है, और 4 के सामने वाला एंगल जो होता है वो 53 होता है। तो आप ये देखिए, 3 के सामने वाला 37 है और 4 के सामने वाला ये 53 हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट ये काम आते हैं।
अब यहीं अगर हम रेन मैन की बात करते हैं, रेन मैन में क्या होता है, एक मैन चल रहा होता है और रेन ऐसे वर्टिकली अगर हो रही है, किसी भी डायरेक्शन में हो रही है, इस केस में हम वर्टिकली ले रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा है और मैन के अनुसार ये रेन कैसे होगी, तो आपको मैन को ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। लेटस से तो रेन ऐसे हो रही थी, यह वी रेन, आपने इसको ये माइनस वी मैन दे दिया, तो जो रेन है वो मैन के अनुसार कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। तो आपको इसी डायरेक्शन में छाते को पकड़ना चाहिए ताकि ये रेन इसके परपेंडिकुलर गिरे, इस छतरी के, और आप इस रेन से बच जाए। ठीक है, यहीं अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूँ वर्टिकल से, तो ये वीएम, यहाँ भी वीएम ही आ जाएगा। tan थीटा कितना हो जाता है, वीएम बाय वी आर हो जाता है। और ये जो रिजल्टेंट है, हो जाएगा रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारी जो रेन है वो कुछ टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी हो रही है, और ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जेई मेंस के अंदर पूछे गए हैं कि भाई रेन जो है वो टेढ़ी हो रही है और मैन भाग रहा है। तो मैन की स्पीड कैसे निकाली जाए, मैन की स्पीड को कैलकुलेट किया जाए जिससे कि उसको जो रेन है वो वर्टिकली फॉल होती हुई दिखाई दे। एक्चुअली में वर्टिकली फॉल नहीं हो रही है, वो कुछ टेढ़ी हो रही है, बट उसे कैसी ऑब्जर्व हो रही है कि वर्टिकली फॉल कर रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, लेट अस से हम मान लेते हैं कि वी रेन कुछ ऐसे टेढ़ी सी हो रही है, वी रेन कुछ ऐसी टेढ़ी सी हो रही है। ठीक है, और लेट अस से वी मैन कुछ ऐसे जा रहा है, वी मैन कुछ ऐसा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैन को रोकेंगे, मैन को रोकने के लिए हम माइनस वी एम ऐसे देंगे, मैन रुक गया, ऑब्जर्वर बन गया, रुकते ही ऑब्जर्वर बन गया, और वी मैन को यहां पर दे दिया मैंने ऐसे, माइनस वी मैन इधर इसको भी दे दिया। अब ये रेंज जो है इन दोनों के रिजल्टेंट में होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेटस से मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा वी आर कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा वी आर साइन थीटा। अब आप देखिए कि जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल होना चाहिए, मतलब सिर्फ यही होना चाहिए, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों की वैल्यू को बराबर कर दूंगा, तो वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम, और यहाँ से मेरी वैल्यू वी एम की निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर क्रॉसिंग की। तो रिवर क्रॉसिंग के एक सिंपल एग्जांपल है कि ये बोट जो है वो ऐसे जा रही है। ठीक है, मतलब जो आपका पानी है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, और अगर आपको एक कोने से दूसरे कोने जाना है, तो होगा क्या कि आपका जो यहाँ पे तैर रहेंगे, आप यहाँ सीधा तैरने की कोशिश करेंगे, बट पानी का जो फ्लो है वो आपको ऐसे ड्रिफ्ट करवा देगा। तो आपको जाना ऐसे है, बट आप कुछ ऐसा टेढ़ा हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप एफर्ट तो सीधा लगा रहे हैं, बट ये चीज आपको आगे ऐसे खिसकाती जा रही है, जिसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए लेटस से कि आपने इसको सीधा तय करने की कोशिश करी, आपने कोशिश करा कि मैं तो सीधा ही तैरूंगा, बट इस रिवर फ्लो की जो स्पीड थी, वीआर ने क्या कर दिया, आपको ऐसा थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप सीधे जा रहे हो, बट जब आप अपना फाइनली मोशन देखोगे, कोई या कोई आपको ऑब्जर्व करेगा, तो वो पाएगा कि आप कुछ ऐसे टेढ़ा जा रहे हो। तो ये जो वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है, ये आपकी हो जाएगी। तो ये वाली जो वेलोसिटी आपकी गिनी जाएगी, इसको गिना जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और ये है आपका वी आर, ये है आपका वी आर, और आप जो तय करोगे, आप जो डिस्टेंस चलोगे या जो वेलोसिटी चलोगे, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो खिसक गया, जहां पर इसको सीधा पहुंचना चाहिए था, पर ये सीधे लाइन से कुछ इधर आगे खिसक गया, उसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट, इसको अपन एक्स बोल रहे हैं। और ये वी आर वी एम आर, और ये वी नेट, इसको वेलोसिटी ऑफ मैन बोलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, इसके अंदर दो केसेस होते हैं, एक तो आपको होता है कि आपको शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर पहुंचना है, और एक दूसरा होता है आपको शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर पहुंचना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर अगर आपको पहुंचना है, तो आप ऐसे सीधा ट्रेवल करोगे और आप पहुंचोगे टेढ़ा, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो सीधी होगी। जो आपका वेलोसिटी एम आर जो आपको दिया जाता है, आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर को ही मैं वी एम आर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वी एम आर जो है वो आप पूरा एफर्ट इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसलिए आप जल्दी पहुंच जाएंगे, सारा एफर्ट आप सिर्फ रिवर क्रॉस करने में लगा रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ वी आर आप ऐसे कुछ आगे भी खिसक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टी निकालना चाहूंगा, तो एस बराबर वी टी लगा दूंगा, एस हो जाएगा मेरा डी के बराबर, एस बराबर वी टी लगा दूंगा। वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एस कितना है मेरा, डी के बराबर है, जो इसकी विड्थ है। वी मैं पूरा लगा दे रहा हूँ, या वी एम आर जिसको बोलते हैं, इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइम को यहाँ से डी बाई वी एम आर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आ गया, जिसको वी एस बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हैं, इतने समय के अंदर आप इस डायरेक्शन में किस स्पीड से चले, इस डायरेक्शन में आप चले वी आर से, है ना, जो कि रिवर के कारण चले। ड्रिफ्ट हो जाएगी आपका कितना, किसके, वी आर इंटू इतने टाइम में जो पहुंचे, वही टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ये टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ड्रिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ मतलब अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए हो, तो आपको बिल्कुल सामने पहुंचना है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में टेढ़ा तैरना पड़ेगा, ताकि आप अगर इधर खिसको भी सही तो भी आप सीधे ही बने रहो। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये वर्टिकल के साथ लेटर से थीटा आ रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा वी एम आर कॉस थीटा, जिससे ये आपके रिवर क्रॉस करेगा, यहाँ आएगा वी एम आर साइन थीटा, जिससे कि ये आपके वेलोसिटी ऑफ रिवर को अपोज करेगा। ये वी आर है, ये इन दोनों को मैं बराबर कर दूंगा, इन दोनों को मैं बराबर कर दूंगा, ताकि इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर दे। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वी आर अपॉन वी एम आर, वी आर अपॉन वी एम आर, यहाँ वी एम आर को हम वी एस बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही एस बराबर वी टी, एस कितना है, वही विड्थ है आपकी डी, और स्पीड कितनी है वी एम आर का, सिर्फ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इसे क्रॉस करने में मदद कर रहा है, इसमें से टाइम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लगता है, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा डी बाई वी एम आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस आपको यहाँ पे साफ साफ लिखे हुए हैं, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। तो इसमें सिंपल सा हमें क्या दिमाग लगाना है कि हमें एक को रोक देना है और दूसरे को चलने देना है। लेट अस से यहाँ पर बी और ए दोनों चल रहे थे, तो हमने क्या करा, हमने बी को रोक दिया। बी को रोकने के लिए उसको नेगेटिव वेलोसिटी देंगे बी को, और वही वेलोसिटी इसको दे देंगे, फिर ये क्या करेगा, उन दोनों के नेट डायरेक्शन में चलने लगेगा, और फिर यहां से परपेंडिकुलर डाल के डी मिनिमम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है पहले 2015 के अंदर, ए यहाँ पर है, इसके साउथ में बी है, तो हम क्या करेंगे, ए को रोक देंगे और बी को, जैसे ए था, ए कुछ ऐसा जा रहा था, ए कुछ ऐसा जा रहा था, तो ए को रोकने के लिए हमने ऐसे करा होगा, और वही हमने इधर दे दिया। तो बी कुछ ऑलरेडी ऐसा जा रहा था, और फिर इसको रोकने का जो इधर इम्पैक्ट आया वो इधर आ गया, तो ये नेट इधर जा रहा है 45 डिग्री पे, तो यहाँ पर हमें ये डी मिनिमम हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया था, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि किस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कहां पर आपको उलझाया जा सकता है जिससे आपको बच के रहना है, आपका टाइम बचे। ठीक है, पोजीशन का यही सिंपल सी बात, पोजीशन का डिफरेंशिएशन वी, वी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि अगर एक्स टी ग्राफ होगा, उसका डिफरेंशिएशन ये है, तो उसका स्लोप जो होगा एक्स टी कर्व का वो होगा वी, इसी प्रकार से वी टी कर्व का जो स्लोप होगा वो होगा ए। अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो हमें इंटीग्रेशन, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो होगा v, वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होगा वो होगा पोजीशन। ठीक है, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, एरिया मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, एरिया मतलब जोड़ना है, और स्लोप मतलब आपको तोड़ना है, जब आप स्लोप पे चलते हो तो आपका शरीर टूटता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जैसे कई बार आपको ना ए और एक्स को रिलेट करना पड़ता है, तो ए के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है डीवी बाई डी टी और एक दूसरा होता है वी डीवी बाई डी एक्स। तो अगर आपको जैसे वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया, आपको डायरेक्ट ए को और एक्स को रिलेट कर दिया, तो आप यहां से अगर आपको ए निकालना है ना, तो आप डीवी बाई डी टी नहीं कर सकते, क्योंकि वी जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, तो आपको ए को वी डीवी बाई डी एक्स करके निकालना पड़ेगा। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में इस तरीके से ए बराबर 12 आ जाता है। दूसरी बात, आपको ग्राफ में कहाँ उलझा सकते हैं, देखो नॉर्मल ग्राफ एक्स टी वी टी ए टी, तो ये सारे ग्राफ्स अपन समझ ही जाते हैं। अगर बी स्क्वायर वर्सेज एक्स ग्राफ आया, तो आपको इसमें क्या समझना है, यहाँ पर ये समझना है कि भाई ये देखो, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा ना, ये वाला एक्स, एक्स का कोफिशिएंट हो गया 2a, तो ये हो जाएगा स्लोप m। और अगर मेरे को स्लोप निकाल सकता हूँ तो मैं m जो है उसे 2a रख दूंगा, और यहाँ से मुझे a निकल जाएगा, और यहाँ से मैं u निकाल सकता हूँ, यू स्क्वायर पता चल जाएगा मुझे इंटरसेप्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप a निकाल सकते हैं कैसे, माइनस वी डीवी बाई डी एक्स, माइनस नहीं वी डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए इस फॉर्म में। ठीक है, माइनस वी नॉट, ये माइनस ये हो जाएगा, माइनस तो आपको नेगेटिव स्लोप के कारण वी नॉट है, और ये एक्स नॉट है, तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस जो आपका इंटरसेप्ट है वी नॉट। अगर आपको वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, तो ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या है ध्यान से समझिए, ये वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ गिरने का टोटल टाइम पूछा जाए, तो आप सीधा यही क्वेश्चन लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात वही ड्रॉप वाली बात जो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर आपका जो है दो ट्रेन है, वो अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, लेंथ आपको हमेशा जोड़नी है। आप एक ट्रेन को रोक देंगे, दूसरी ट्रेन को उससे क्रॉस करवाएंगे, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस तब कर पाएंगी जब दोनों की लेंथ को एक दूसरे मतलब एक ड्राइवर को एक तो अपनी लेंथ, इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर खुद भी निकालना पड़ेगा, तो लेंथ हमेशा ऐड होती है, और स्पीड जो है वो माइनस होती है जब सेम डायरेक्शन में हो,
जब हम ओवरटेक कर रहे होते हैं। और अगर हाँ, ये ध्यान और दीजिए कि जब हम ओवरटेक करते हैं तो ओवरटेक वर्ड यूज करना है, सेम डायरेक्शन में ओवरटेक वर्ड यूज होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस वर्ड यूज होता है। क्रॉस में ऐड हो जाएंगी और सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक हमारे पास एक सिग्नल है और ये ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, या कोई बस उसे क्रॉस कर रही है, या कोई बड़ी चीज उसे क्रॉस कर रही है, तो जब ये इसमें घुस रही थी तो इसकी वेलोसिटी थी u। ठीक है। जब ये इसको पूरा क्रॉस कर गई, अपनी पूरी लेंथ को निकाल गई, तो इसकी स्पीड हो गई v। तो जब इसका मिड पॉइंट यहाँ से निकल रहा होगा तो v आपको बताना होता है मिड। तो ये आफ्टर डेरिवेशन, ये डेरिवेशन है, इसके बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2 का रूट। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई रनर है और वो भागते हुए जेवलिन थ्रो कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि कोई भी अगर जेवलिन थ्रो करता है या शॉर्ट पुट फेंकता है तो थोड़ा सा आगे चलता है, भागता है, फिर उसको थ्रो करता है। तो उसका रीजन ये है कि एक्स के अंदर जो वेलोसिटी है ना, तो एक तो वो जो फेंक रहा है उसको मैं वी नॉट ले रहा हूँ। तो वी नॉट का एक कॉस एल्फा आ जाएगा और वी नॉट का साइन एल्फा आ जाएगा। तो एक्स के अंदर वेलोसिटी जो उसकी खुद की है वो भी उसे मिल जाएगी, है ना। इस बॉल को वो वेलोसिटी मिल जाएगी, तो u प्लस बी नॉट कॉस थीटा हो जाएगी एक्स के अंदर वेलोसिटी। तो एक्स के अंदर वेलोसिटी बढ़ने के कारण रेंज बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे tan अल्फा निकालना हो तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, और y में कितनी हो जाएगी, वी नॉट का साइन थीटा अपॉन एक्स में ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये था काइनेमेटिक्स, जो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट हम करेंगे एनएलएम, जिसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हर साल नीट के अंदर आते ही हैं। तो अगर आप इस सीरीज में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आगे हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते और करते चले जाएंगे।